अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑर्डिनेंस और रिकवरी ऑफ फाइनेंस ऑर्डिनेंस 2001 का जो सेक्शन 9 है बेसिकली इसको इंट्रीकेट करने वाले हैं। अब सेक्शन 9 बेसिकली ये बात करता है कि अगर आपने बैंकिंग कोड के अंदर प्लेंट फाइल करनी है तो आपने प्लेंट फाइल किस तरह करनी है, आप दावा फाइल क्यों करें, इसके क्या इंग्रीडियंट्स होंगे, तो ये सब सेक्शन 9 बताता है। ये बेसिकली प्रोसीजर बता रहा है कि बैंकिंग कोड में आपने सूट फाइल किस तरह करना है। सबसे पहले जब हमने सूट फाइल करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कॉज ऑफ एक्शन का होना। कॉज ऑफ एक्शन को इस तरह समझ लें कि कोई वजह बने जिसकी वजह से आप सूट फाइल कर रहे हो। तो सेक्शन 9 का जो सबसेक्शन 1 है वो बेसिकली कॉज ऑफ एक्शन के बारे में भी बता रहा है। सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 सेड दैट वेयर अ कस्टमर और अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कमिट्स अ डिफॉल्ट इन फुलफिलमेंट ऑफ द एनी ऑब्लिगेशन विद रिगार्ड टू एनी फाइनेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोई पर्सन या तो वो आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी बैंक या कस्टमर दोनों में से कोई एक अपनी ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने से डिफ़ॉल्ट करेगा। अब ये डिफ़ॉल्ट किस तरह होगा, मिसाल के तौर पे बैंक ने जो है वो कस्टमर को 1 लाख रुपया लोन दिया। अब कस्टमर की ड्यूटी बनती है, कस्टमर की ऑब्लिगेशन है कि वो उसको लोन वापस करे, लेकिन जो कस्टमर है वो डिफ़ॉल्ट कर रहा है तो जाहिर सी बात है बैंक जो है वो उसके ऊपर केस करेगा। या बैंक ने आपको लोन दिया है और आपने वापस कर दिया 1 लाख और फिर आपसे एक्स्ट्रा अमाउंट मांग रहे हैं, आपने ट्रस्ट भी पे कर दिया। तो अब यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कौन कर रहा है अपनी ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने से? बैंक। तो अब आपने क्या करना है, आपने दावा फाइल करना है। वो करना कैसे है? तो सेक्शन 9 का सबसेक्शन 1 एक तो कॉज ऑफ एक्शन के बारे में बताते हैं, दूसरा ये कि द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर एज द केस में बी द कस्टमर मे इंस्टीट्यूट अ सूट इन द बैंकिंग कोड बाय प्रेजेंटिंग अ प्लेंट विच शैल बी वेरीफाइड ऑन ओथ। अब यहाँ पर यह है कि अगर जो कस्टमर है उसने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट प्लेंट फाइल करनी है तो उसके लिए ये एसेंशियल है कि वो जो प्लेंट वो फाइल कर रहा है वो वेरीफाइड ऑन ओथ होनी चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय वेरीफाइड ऑन ओथ? अ डिक्लेरेशन मेड बाय द कस्टमर दैट द स्टेटमेंट इन द डॉक्यूमेंट इज ट्रू। और अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने प्लेंट फाइल करनी है तो वो ब्रांच मैनेजर करेगा या कोई भी पर्सन जो ऑथराइज है केस करने के लिए, तो वो सूट को इंस्टीट्यूट करेगा बाय प्लेंट। इसके लिए पावर ऑफ अटॉर्नी भी ज़रूरी है। याद रखिएगा सिर्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के केस में सिर्फ जो है वो पावर ऑफ अटॉर्नी का होना ज़रूरी है। Section 9 subsection 2 said that the plaint shall be supported by a statement of account which in the case of financial institution shall be duly certified under the Bankers Book Evidence Act 1891। सबसेक्शन 1 के अंदर तो हमने पढ़ लिया कि अगर प्लेंट फाइल करनी है कस्टमर ने तो उसके लिए एसेंशियल है कि वो प्लेंट वेरीफाइड ऑन ओथ हो। दूसरी बात जो सबसेक्शन 2 बताता है कि जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है उसके साथ वो सपोर्ट करता हो, उसका दावा मतलब वो सर्टिफाइड हो। अपने दावे के साथ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट को भी लगाएं। अब स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट से मुराद के बैंक अकाउंट के अंदर हमारी जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है, पेमेंट होती हैं, फिर चाहे वो अमाउंट हमारे अकाउंट में आई हो या हमारे अकाउंट से डिडक्ट हो रही है, हमने कैश निकाला हो, हमारा कोई फ़ाइन या चार्ज कटा हो, कोई लोन कटा हो, वो हमारा इस अकाउंट स्टेटमेंट में आ जाता है, जिससे पता चल जाता है कि हमारा पैसा जो है वो कहाँ पर खर्च हुआ है और कितना खर्च हुआ है। तो अब यहाँ पर सबसेक्शन 2 ये कहता है कि आपने अपनी प्लेंट के साथ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट की कॉपी भी लगानी है और वो उसको सपोर्ट करती हो उस दावे के साथ। इसके अलावा जो है वो सबसेक्शन 2 में ये है कि एंड ऑल अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू द ग्रांट ऑफ फाइनेंस, कॉपीज ऑफ द प्लेन, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट शैल बी फाइल्ड विद द बैंकिंग कोड इन सफिशिएंट नंबर सो दैट देयर इज़ वन सेट ऑफ कॉपीज फॉर ईच डिफेंडेंट एंड वन एक्स्ट्रा कॉपी। इसके अलावा वो तमाम डॉक्यूमेंट जब आपने कर्ज लिया, ग्रांटिंग ऑफ फाइनेंस को अवेल किया, तो वो ऑल रेलिवेंट डॉक्यूमेंट उस दावे के साथ लगाएं। इसके अलावा कॉपीज़ अगर जितने भी डिफेंडेंट हैं उतनी कॉपीज़ देनी है और प्लस एक्स्ट्रा कॉपी। मिसाल के तौर पे 3 डिफेंडेंट और 1 एक्स्ट्रा कॉपी तो टोटल 4 होगी। इसके अलावा जो सबसेक्शन 3 है वो ये कहता है द प्लेंट इन द केस ऑफ सूट फॉर द रिकवरी फॉर द रिकवरी इंस्टीट्यूटेड बाय अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन शैल स्पेसिफिकली स्टेट। अब सबसेक्शन 3 ये कहता है कि अगर दावा फाइल किया है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने मतलब बैंक ने, तो उसके साथ ऊपर वाली तमाम जो है एसेंशियल्स ये होंगे और साथ में ये 3 जो चीज़ें ये भी शामिल होंगी। सबसे पहले ये कि द अमाउंट ऑफ फाइनेंस अवेल बाय दिस डिफेंडेंट फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। पहली बात ये है कि आपने डिफेंडेंट को अमाउंट कितनी दी है लोन के तौर पे। मिसाल के तौर पे बैंक कहता है कि हमने 1 लाख रुपया दिया, तो कोर्ट पूछती है कि डिफेंडेंट ने आपको वापस कितने कर दिए हैं। वो कहता है कि 50,000। मतलब लॉ ये कहता है कि ये बताओ किस किस डेट को वापस किया है। आपने डेट मेंशन कर देनी है कि फॉर एग्जांपल 1 जनवरी, 4 जनवरी, वट एवर।
और अगली बात कि रिमेनिंग कितना रहता है ताकि कोर्ट को आसानियों प्रोसीडिंग्स करने में, ये तमाम बातें आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्लेंट में लिखेगा जब वो सूट फाइल करेगा। अब सब सेक्शन 4 सर दैट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 शैल हैव नो एप्लीकेशन फॉर एनी रिलेशन टू द सूट फाइल्स हियर अंडर। सब सेक्शन 4 ये कहता है कि जो सेक्शन 10 है सीपीसी का वो इस पर अप्लाई नहीं करता। सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी डील्स विद द डॉक्ट्राइन ऑफ द रेस सब जुडिस। अब रेस सब जुडिस क्या है कि अगर एक सूट किसी कोर्ट के अंदर चल रहा है तो वो ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ दैट सूट आप किसी और कोर्ट के अंदर उस मतलब सूट फाइल नहीं कर सकते हो, मतलब कि किसी और कोर्ट के अंदर उसकी प्रोसीडिंग्स नहीं चल सकती। आप सूट तो फाइल कर सकते हो लेकिन उसकी प्रोसीडिंग्स नहीं चल सकती दूसरी कोर्ट के अंदर। लेकिन जो आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑर्डिनेंस 2001 है वो ये कहता है कि सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी की एप्लीकेबिलिटी यहाँ नहीं होगी। अगर किसी और सिविल कोर्ट में सूट चल रहा है बैंक या फाइनेंस से रिलेटेड, आप फिर भी बैंकिंग कोर्ट में सूट फाइल कर सकते हो। Subsection 5 of the Section 9 said that on a plaint being presented to the banking court, a summon in form number 4 in Appendix B to the Code of Civil Procedure 1908 or in such other form as may from time to time be prescribed by rules shall be served on the defendant। सबसेक्शन 5 ये कहता है कि आफ्टर प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट दावा जो है वो आपने अदालत के अंदर इंस्टीट्यूट कर दिया। अब अदालत क्या करेगी, वो समन इशू करेगी। समन जो है वो न्यूज़ पेपर के थ्रू भी कोर्ट जो है वो शाया करेगी। एक न्यूज़पेपर इंग्लिश में होगा और एक उर्दू न्यूज़पेपर में। फिर वो बैलीफ और प्रोसेस सर्वर जो कि अदालत के ही नुमाइंदे हैं वो समन डिफेंडेंट के घर लेकर जाएंगे। अगर तो समन बैलीफ के थ्रू जा रहा है तो समन के साथ अदालत कॉपी ऑफ प्लेंट भी लगाएगी। अगर डिफेंडेंट कोर्ट में आ जाता है और वो चाहते हैं कि मुझे कॉपी दी जाए दावे की जो मेरे खिलाफ सूट फाइल हुआ है, तो वो बैंकिंग कोर्ट में बगैर एप्लीकेशन दिए उसके ऑफिस से डायरेक्ट कॉपी मांग सकता है और अदालत उसे कॉपी देगी प्लेंट की। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द सेक्शन 9 ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑर्डिनेंस 2001। थैंक यू सो मच।